हेलो एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग भाई। मैं पंकज कुमार। तो मैं आपको बहुत दिन से बोल रहा था कि यूट्यूब पे मैं बहुत जल्दी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। इंग्लिश का प्रैक्टिस करवाऊंगा CGL CHSL MTS 2025 के लिए। आप थंबनेल पे भी देख रहे होंगे, इंग्लिश प्रैक्टिस CGL CHSL MTS 2025। ऐसे इसमें हम लोग CPO स्टेनो भी कवर करेंगे। और कोई भाई डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, NDA CDS एयरफोर्स आर्मी क्लर्क, तो भी कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि थंबनेल पे आप देख रहे हैं कि CGL CHSL MTS है तो वही कवर होगा। ईच एंड एवरी एग्जाम इससे कवर हो जाएगा, है ना। तो चलिए आज से हम लोग डेली 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो मैं अल्टरनेट करवाऊंगा, अगर अरेंज हो पाया डेली तो मैं डेली भी आपका प्रैक्टिस करवा दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, और वॉच करने के बाद अपना बताइएगा कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं, बेनिफिशियल रहा कि नहीं। उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे डेली पढ़ाना है या फिर अल्टरनेट पढ़ाना है। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए आज का सेशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सभी को वंस अगेन वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है रॉकस। क्या है? रॉकस। रॉकस का मीनिंग होता है भाई कर्कश। कर्कश समझ में आ रहा है इंग्लिश मीडियम वाले भाई? कर्कश जो होता है किसी पर्सन के वॉइस के लिए यूज करते हैं, जो लाउड और हार्श होता है। जो लाउड एंड क्या होता है? हार्श होता है, इरिटेटिंग होता है, जो गला फाड़ के बोलता है, चिल्लाता है। तो वैसी वॉइस के लिए हम लोग एडजेक्टिव के रूप में रॉकस यूज करते हैं। इसका एंटोनिम पूछा है, तो पहला क्वेश्चन मैं वोकेबुलरी से लिया हूँ एंटोनिम। स्ट्रिंडेंट यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा, इसका मीनिंग भी भाई कर्कश ही होता है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा साउंड वॉइस दोनों के लिए यूज होता है, जबकि रॉकस बेसिकली मेनली पर्सन के वॉइस के लिए यूज होता है। एक और वर्ड है अस्ट्रिंजेंट, इससे तुम कंफ्यूज मत करना। अस्ट्रिंजेंट, अस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है सख्त या बहुत कठोर। ये खास करके रूल रेगुलेशन के लिए होते हैं। गवर्नमेंट का कोई रूल नियम लॉ आता है ना, तो बहुत कठोर होता है, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं अस्ट्रिंजेंट। तो यह एक अलग वर्ड हो गया। एक है क्या हमारा? अस्ट्रिंडेंट, इसका मतलब हो गया कर्कश, लाउड एंड हार्श हो गया। कर्कश का और वर्ड देख सकते हैं, हार्श तो मैं मेंशन कर ही रहा हूं, तो अगर सीनो पूछता तो स्टिंडेंट हो जाता, हार्श हो जाता। ग्रेटिंग भी होता है क्या भाई? GRATING, ग्रेटिंग भी लिख सकते हैं। स्क्रीच मतलब क्या होता है? चिल्लाना, तो स्क्रीचिंग भी कर सकते हैं ना, स्क्रीचिंग। स्क्रीचिंग, ये सब का मतलब क्या होता है? कर्कश ही होता है। डिसेबल्ड, डिसेबल्ड मीन्स क्या होता है? तो ये बाबू बेसिकली जो होता है किसी पर्सन के हेयर, क्लोथ और अपीयरेंस के लिए यूज होता है। किसी पर्सन का बाल हो गया, कपड़ा हो गया, अपीयरेंस, वो कैसे अपने आप को रखता है, कपड़ा कैसा पहनता है, उसका बाल मतलब ठीक ढंग से रहता है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग डिसेबल्ड यूज करते हैं। देखे होंगे किसी आदमी का बाल एकदम बिखरा हुआ रहेगा, कपड़ा जैसे तैसे पहन लेगा, ठीक है। अपीयरेंस मतलब अपने चेहरा ऐसा पे भी जरा सा भी ध्यान नहीं देता है, तो उसी को हम बोलते हैं। इसको आप बोल सकते हैं अनटाइडी, या फिर बोल सकते हैं डिसऑर्डर्ड, मतलब मैला कुचैला या अस्त व्यस्त। ठीक है, आप सुनकर लिख लेना, मैला कुचैला या अस्त व्यस्त, गंदा जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो अपने अपीयरेंस, क्लोथ और हेयर पर ध्यान नहीं देता है। सॉफ्ट मतलब तो आप जानते हैं, तो रॉकस तो हार्श था, कठोर था, कर्कश था, तो इसका एंटो तो पॉजिटिव वर्ड सॉफ्ट ही होगा ना। कॉन्स्टरनेशन का मतलब जानते हो? कॉन्स्टरनेशन का मतलब होता है जब किसी आदमी को एंजाइटी और डिसमे का फीलिंग होता है, जिसको आप बोल सकते हैं व्याकुलता या चिंता। तो इसका हिंदी तुम लिख लेना, व्याकुलता या चिंता। इसी को बोलते हैं कॉन्स्टरनेशन, अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड डिसमे। तो सही आंसर हो गया हमारा डॉग। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको वीडियो अपलोड होने से पहले इसका जो पीडीएफ है पंकज इंग्लिश टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसका कौन सा ऑप्शन लगाए थे और क्यों गलत हुआ, एनालिसिस जरूर कीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ या ना में जरा जवाब जरूर दीजिएगा, है ना, आपको समझ में आया कि नहीं। अच्छा, कर्कश के लिए बहुत सारे वर्ड आप यूज कर सकते हैं। देखिए, ये तो मैं सटीक आपको सीनो बताया, ग्रेटिंग, स्क्रीचिंग। ऐसे नेगेटिव सेंस में लोगे तो इनहार्मोनियस भी हो जाएगा, अनमेलोडियस भी हो जाएगा, नॉइजी भी हो जाएगा, कैकोफोनस हो जाएगा, बॉयस्टेरस हो जाएगा। तो सब स्ट्रिंडेंट का क्या हो जाएगा? सीनो हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। टू देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। टू टू क्या है? सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड मीन्स क्या होता है? तो सोफिस्टिकेटेड का मतलब बोल सकते हैं कि वैसा आदमी जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो संसार को लेकर, सोशल सिचुएशंस को लेकर, सोसाइटी को लेकर, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सोफिस्टिकेटेड। हिंदी में बोल सकते हैं संसारिक और सामाजिक,
मामलों में अति अनुभव रखने वाला व्यक्ति। सामाजिक और सांसारिक मामलों में अति अनुभव रखने वाले व्यक्ति के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, वेरी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, वेरी एक्सपीरियंस्ड, उसको हम लोग बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड। और सोफिस्टिकेटेड का एक मीनिंग और होता है, ये जब यूज होता है मशीन्स के लिए या फिर सिस्टम के लिए, तो जब इसका यूज मशीन या सिस्टम के लिए होगा तो इसका मतलब हो जाता है एडवांस्ड। क्या मेरे भाई, एडवांस्ड, बहुत उन्नत हो, एडवांस्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड, क्या, एडवांस एंड कॉम्प्लिकेटेड। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं। तो एक ये तो हमारा हो गया उन्नत, क्या इसको लिख सकते हैं उन्नत, हिंदी में लिख लेना। ये दूसरा मीनिंग बताया एडवांस एंड कॉम्प्लिकेटेड, एक किसके लिए यूज होगा, मशीन के लिए, ठीक है, ये मशीन के लिए यूज होगा या फिर किसी सिस्टम के लिए, ठीक है, समझ जाओगे ना, किसी सिस्टम्स के लिए यूज होगा। और पहला मीनिंग क्या बताया था, संसारिक, ठीक है, हिंदी अगर गलत होगा तो एडजस्ट कीजिएगा, संसारिक, ठीक है, संसारिक। दुनियादार भी इसको बोलते हैं ना, दुनियादार, दुनियादार, जिसको दुनियादारी के बारे में पता हो कि कैसे घर ये सब चलाना है, समाज में क्या रूल्स रेगुलेशंस स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो ऐसे आदमी को सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं। अडेप्ट का मतलब होता है क्या, कुशल। ये जो यहाँ पे वर्ड आपको देख रहा है इसका मीनिंग होता है कुशल। अच्छा, जो बताओगे अडेप्ट, अगर अपने साथ प्रीपोजिशन की बात करोगे तो क्या लेगा, तो अडेप्ट एट भी लेता है, ठीक है, और अडेप्ट इन भी लेता है मेरे भाई, ठीक है, अडेप्ट एट भी होता है और अडेप्ट इन भी होता है। अडेप्ट एट कहने का मतलब है किसी स्किल में, किसी एक्टिविटी में अगर कोई निपुण है, कुशल है, तो उसके लिए अडेप्ट एट लिखते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, अडेप्ट एट प्लेइंग द पियानो, अडेप्ट एट प्लेइंग द, जो भी आप यूज करना चाहते हैं। और अडेप्ट इन का मतलब होता है ना कि किसी फील्ड में वो क्या है, निपुण है, किसी क्षेत्र में निपुण है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इन अ फील्ड ऑफ नॉलेज हो गया, एन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज हो गया, तो उसमें हम लोग इन करते हैं। तो मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, किसी स्किल एक्टिविटी में अगर कोई निपुण है तो अडेप्ट एट यूज करते हैं, और किसी क्षेत्र में, फील्ड में, ठीक है, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में है तो एडेप्ट इन यूज करते हैं। एक आप और जानते होंगे, एडाप्ट, क्या, एडाप्ट, एडाप्ट का मतलब होता है कि अनुकूल बनाना, कि अनुकूल बनाना। एडाप्ट अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है, टू लेता है, क्या लेता है मेरे भाई, टू लेता है, ठीक है। और इसके साथ अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी यूज करते हैं। ईच एंड एवरी पर्सनल प्रोनाउन हैज इट्स ऑन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सच एज आई के लिए माई सेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ। तो अडाप्ट टू लेता है, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। अनुकूल बनाना, क्या, अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना। देखोगे पैड पे मैं पहली बार लिख रहा हूँ तो हैंड राइटिंग थोड़ा सा बताना कैसा है, 2-3 दिन में मैं ठीक कर लूंगा, है ना। और एक होता है एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब होता है ADOPT है, किसी चीज को अपनाना या फिर बच्चे को गोद लेना, ठीक है, किसी के बच्चे को कोई दूसरा कोई अपना लेता है तो गोद लेना, ठीक है। आप सुने होंगे कि उसका अपना बच्चा नहीं है, अपना बेटा नहीं है, गोद लिया हुआ बेटा है, तो वो होता है हमारा क्या, एडॉप्ट। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। एग्रेंडाइज मीन्स क्या होता है बताओ, एग्रेंडाइज मीन्स क्या होता है, बता सकते हो क्या। तो एग्रेंडाइज का मतलब होता है बढ़ाना, क्या करना, बढ़ाना, किसी के साइज के पावर को क्या करना, इंक्रीज करना, बढ़ाना, उसी को हम लोग बोलते हैं एग्रेंडाइज, ठीक है। और यहाँ पे क्रूड, क्रूड का मतलब हो गया सरल, सरल, या फिर बोल सकते हैं क्या, कच्चा। ये मिनरल के लिए भी यूज होता है, जब उसको प्यूरिफाई नहीं किया जाता है तो क्रूड होता है। तो क्रूड का मतलब हो गया कच्चा, नेचुरल स्टेट में, नेचुरल स्टेट में है तो उसको भी हम लोग क्रूड बोलते हैं। क्रूड का एक मतलब और होता है असभ्य या गवार, ठीक है, असभ्य या गवार को भी हम लोग क्रूड ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसको भी क्रूड बोलते हैं। और एग्रेडाइज का मतलब क्या बोले, इंक्रीज द पावर स्टेटस एंड वेल्थ ऑफ समथिंग, किसी के धन को, स्टेटस को, पावर को बढ़ाना, वो एग्रेंडाइज है। और पॉलिश तो आप लोग जानते होंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। कह रहा है कि एक्टिव वॉइस में कौन है। तो मैं आपको बताया था कि एक्टिव का स्ट्रक्चर मेरे भाई क्या होता है, देखो एक्टिव, एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस क्या होता है, मेन वर्ब। यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब हो गया डूअर, जो किसी एक्शन को करेगा। और पैसिव का स्ट्रक्चर, आज के बाद एक्टिव पैसिव पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगा, आई प्रॉमिस। पैसिव का होता है बी फॉर्म, क्या, बी फॉर्म प्लस V3। तो बी फॉर्म प्लस V3 जो होता है पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। बी फॉर्म में कितने आते हैं, तो 8 आते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर,
बी बिन, और मेरे पास जगह उधर नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ बिंग। इसमें से कोई एक 8 आ जाए और इसके बाद भी3 आ जाए तो स्ट्रक्चर हर हाल में क्या चीज का होगा, पैसिव का। थोड़ा सा एडवांस भर आगे करोगे, थोड़ा सा इसको एडवांस पढ़ोगे तो भी3 कभी कभी एडजेक्टिव का कार्य करता है, तो ध्यान दीजिएगा वो एक्टिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसको अभी स्किप करिए, फिलहाल ऐसे मिलेगा बी फॉर्म प्लस भी3, तो ये सेंटेंस जो हमारा होगा वो पैसिव होगा। तो जब कभी भी A8 मिले आपको, इसके तुरंत बाद भी3 मिल जाए तो पैसिव है, और अगर ऐसा नहीं मिले तो ध्यान दीजिएगा हर हाल में क्या हो जाएगा, एक्टिव। अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि ईजेम आर को देख लेते हैं पैसिव, नहीं, ईजेम आर है लेकिन भी4 है तो एक्टिव हो जाएगा, और ईजेम आर भी3 है तो पैसिव हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ चेक करते हैं, और फिर भी अगर ये चीज आपको डाउट में रह जाता है, ठीक है, क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि वॉइस अपने आप में एक चैप्टर है भाई, तो वॉइस का एक मेरा 5 आवर्स का एक वीडियो अपलोड है पंकज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, रामबाण है। इसके बाद फिर वॉइस का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो देखोगे वर है और भी3 है तो ये तो हमारा पैसिव है, यहाँ वर है और यहाँ पे देखिएगा भी3 है तो ये भी हमारा क्या है, पैसिव है। हैव यू बीन, देखोगे बीन भी3 है तो ये भी हमारा क्या है, पैसिव है। यहाँ देखो डिड यू बाय द मेडिसिन प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर यस्टरडे, और डिड द डॉक्टर, ये क्या था, अच्छा अच्छा, एक्टिव में चेंज करना है, आई एम वेरी सॉरी, ये तो क्वेश्चन इजी हो गया, मुझे लगा कि पहचानना है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव सेंटेंस, मैं भी क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये पैसिव में आपका दिया हुआ है मेरे भाई, ठीक है, पैसिव में दिया हुआ है, उसको एक्टिव बनाना है। तो अब ध्यान दीजिएगा पैसिव में क्या है, वर, वर और भी3 है, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, किसका, सिंपल पास्ट का। अब इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, देखो थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ। आप जानते हैं ना कि V2 का जो पैसिव होता है वाज वर प्लस भी3 होता है, वाज वर प्लस क्या होता है, भी3, और V2 को बाबू डीड प्लस भी1 में भी ब्रेक किया जा सकता है इंटरागेटिव सेंटेंस में, है ना, इंटरागेटिव सेंटेंस में। अगर इसको इन डिटेल पढ़ना होगा तो आप, मैं जो बोला हूं अभी कि वॉइस का 5 आवर्स का वीडियो है उसको देख लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं V2 या डीड प्लस भी1, तो ये सेंटेंस इंटरागेटिव है तो डीड प्लस भी1 मिलेगा। तो ध्यान दो डीड यहाँ भी है, डीड यहाँ भी है, डीड यहाँ नहीं था तो इसको काट दिया मैंने, ये भी, इसको भी हमने एलिमिनेट करा। तो डीड के साथ ध्यान दो यहाँ पे, डीड के साथ तो भी1 चाहिए तो भी2 कहाँ से हो गया, तो ये भी हमारा गलत हो गया। डीड के साथ भी1 देखो यहाँ पे है, बाई भी1 ही तो है, तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, लास्ट। मजा आया कि नहीं, कमेंट जरूर करना। आगे देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। द फादर सन फॉर हिज इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, कह रहा है इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, कह रहा है कि पिता ने उसके अनप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए, किसका, बेटा का, ठीक है, किसका 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 किसका, ये सन के लिए ही जाया है, तो उसके गलत बिहेवियर के लिए अपने बेटा को क्या किए, रिस्ट्रिक्ट किए। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, सीमित करना, है ना, सीमित तो नहीं करेगा। अच्छा यहाँ पे एक एरर और था, देखो ये तो बहुत आसान एरर हो गया कि फादर जो है तो फादर अपने बेटा को करेगा, तो यहाँ पे जो पजेसिव प्रोनाउन यूज होना चाहिए था फादर के अकॉर्डिंगली, तो हीज होना चाहिए था, तो हर कहाँ से हो गया, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, है ना। तो हीज देखोगे यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। बताओगे एप्रिसिएट का मतलब होता है गुणगान करना मेरे भाई, एप्रिसिएट मीन्स क्या होता है, गुणगान करना, ठीक है। या फिर ये यही एप्रिसिएट का मतलब होता है मूल बढ़ाना, क्या, मूल बढ़ाना, मूल बढ़ाना, जमीन जायदाद का मूल बढ़ा देना। देखते हैं जब खरीदार ज्यादा मिल जाता है ना, तो जो बेचने वाला होता है वो जमीन का मूल तुरंत बढ़ा देता है, तो जमीन जायदाद का मूल बढ़ाना वो भी हमारा एप्रिसिएट है। और एप्रिसिएट का एक मीनिंग और होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को पहचानना और उसका तारीफ करना, ठीक है, सुनकर लिख लेना, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को पहचानना और उसका तारीफ करना, वो भी एप्रिसिएट होता है। जैसे ध्यान दीजिए, आप सुने होंगे लड़कियों को बोलते हुए, लड़का को बोलते हुए कि मेरा बॉस कभी भी मुझे अप्रिसिएट नहीं करते हैं, मतलब मेरे काम को वैल्यू नहीं देते हैं और मुझे, ध्यान दीजिएगा, शाबाशी नहीं देते हैं, उसका गुणगान नहीं करते हैं, तो अप्रिसिएट हो गया। तो बताओगे गलत बिहेवियर के लिए पिता अपने बेटा को अप्रिसिएट तो नहीं है करेगा भाई, ठीक है। हाँ, बिजनेस अच्छा से चलाता, उसका धंधा अच्छा से चलाता, ठीक है, व्यवसाय में हाथ बटाता, ठीक है, या फिर कुछ और है, तो फिर उसको अप्रिसिएट करेंगे, ठीक है, मेडल कहीं पे जीता है, ट्रॉफी जीता है तो अप्रिसिएट किया जाएगा भाई। ऐसा तो बताओ गलत बिहेवियर के लिए कौन अप्रिसिएट करेगा। वेरी का मतलब होता है बदलना, ठीक है, वेरी का मतलब होता है बदलना।
एक स्टेट से, एक कंडीशन से, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे कंडीशन में, दूसरे स्टेट में बदलना, परिवर्तन होना, वो वैरी होता है, उसी का पास्ट फॉर्म है। रिस्ट्रिक्ट तो मैं बता दिया, रिस्ट्रिक्ट करता भी तो रिस्ट्रिक्ट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग होता है, ठीक है। तो गलत बिहेवियर के लिए अपने बेटा को पिताजी ने डांटा, और डांटना का मीनिंग क्या होता है भाई? अस्कोल्ड होता है। क्या होता है? अस्कोल्ड होता है। तो सही आंसर हमारा कौन हो गया? थर्ड हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। I grabbed a bento box from the top shelf of the station and removed its lid। कह रहा है कि स्टेशन के जो सेल्फ मीन्स अलमीरा होता है, टॉप ध्यान दीजिएगा, टॉप जो रेक जिसको बोल सकते हैं, टॉप जो सेल्फ है स्टेशन का, जो टॉप सेल्फ है उससे ध्यान दीजिएगा बॉक्स को मैंने क्या करा? उतारा, ग्रैब करा, बाहर निकाला, और उसके ढक्कन को क्या करा? रिमूव करा। तो यहाँ पे देखिए क्या इन्होंने करा है, फिलिंग द ब्लैंक्स में बेंटो बॉक्स, ठीक है, एक प्रकार का बॉक्स है। देखो यहाँ पे उन्होंने फिर स्मॉल ब्राउनिश ओवल स्मॉल, अच्छा यहाँ पे देखोगे एरर क्या चीज का कर रहा है, यहाँ पे एक मैं आपको पढ़ाया होगा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, ध्यान आ रहा है क्या? ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, इसमें आपको पढ़ाया था क्वांटिटी या फिर नंबर, ये तो सबसे पहले होता है। अगर जिस नाउन के लिए आप मल्टीपल एडजेक्टिव्स का प्रयोग कर रहे हैं, अगर वो अनकाउंटेबल है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आएगा, और अगर पीसीएन है तो उसके लिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर आएगा। जैसे कि क्वांटिटी में मच और लिटिल हो जाएगा, और नंबर में मेनी और फ्यू हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। और यहाँ से हम लोग ने पढ़ा था ओसास कॉम्प, क्या? ओसास कॉम्प, ठीक है, याद है मेरे भाई? ओ का मतलब क्या पढ़ाया था? ओपिनियन। एस मीन्स क्या पढ़ाया था? साइज। ए मीन्स क्या पढ़ाया था? बताओ, एज। एस मीन्स क्या पढ़ाया था? शेप। सी मीन्स क्या? कलर। ओ मीन्स क्या? ओरिजिन। एम मीन्स मटेरियल। और पी मीन्स क्या? पर्पस। जैसे कुछ मैं एग्जांपल बता दूंगा। क्वांटिटी में मैं तो बता दिया कि मच होगा, ठीक है। नंबर में चलो एक बता देता हूँ कि मेनी हो जाएगा। ओपिनियन में जैसे कि ब्यूटीफुल हो गया, क्या हो गया? ब्यूटीफुल। देखो मेरे पास जगह नहीं है तो थोड़ा मैं ऐसे लिखूंगा, है ना, ठीक है, गुस्सा मत करना। साइज का मतलब हो गया क्या? बिग हो गया, बिग हो गया, स्मॉल हो गया। एज में मैं करूंगा तो न्यू हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, यंग हो जाएगा। शेप में मैं यहाँ पे कर सकता हूँ सर्कुलर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर। यहाँ पे है ध्यान दीजिएगा ओवल, तो ये भी तो शेप ही है। कलर में मान लीजिए कि चलो रेड हो गया, व्हाइट हो गया। ओ मीन्स हो गया यहाँ पे से क्या? ओरिजिन। ओरिजिन में मान लीजिए कि इंडियन हो गया, क्या मेरे भाई? इंडियन, ठीक है। और मटेरियल में मैं देख लेता हूँ तो वुडन हो गया, क्या? वुडन। और पर्पस में मैं देख लेता हूं तो वॉशिंग मशीन। मशीन क्या करने वाला है? वॉश करने वाला है, तो वॉशिंग हो गया। तो इसी अगर मल्टीपल एडजेक्टिव्स आ जाते हैं तो यही ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए। तो स्मॉल तो हमारा क्या है? देखो ओपिनियन तो आया नहीं। ओपिनियन कहने का मतलब हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो गुण बताता है ना, तो क्वालिटी तो कहीं है नहीं। आप किसी को रैंडम देख लो। स्मॉल क्या है? साइज है। ओवल क्या है? शेप है। और ब्राउनिश क्या है? कलर है। तो कलर तो साइज से पहले आ नहीं सकता है, तो थर्ड और फोर्थ को इलिमिनेट कर दो। स्मॉल स्मॉल, तो ध्यान दीजिएगा अगर ओपिनियन नहीं है तो साइज तो ठीक है कि पहले आएगा, उसके बाद हमारा शेप आएगा तब कलर आएगा, शेप आएगा तब कलर आएगा। तो यहाँ पे कलर पहले आ गया, बाद में शेप आ गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, सही आंसर सेकंड होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था मेरे भाई, था नहीं? बताओ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि नहीं? तो 5 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। आप जरूर बताना वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के बाद कि आपको मजा आया कि नहीं, ठीक है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना। देखोगे पैनल पे नहीं पढ़ाने का एक फायदा और है कि आप जब मन हो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है, और अपने सेव्ड फाइल में, ठीक है, आप इसको रख सकते हैं। इसको याद रखना। देखो कितना अच्छा से मैं बता रहा हूँ। ओसास कॉम तोड़ कर याद करना। चलो ये तो ऐसे जनरली आता नहीं है, आ गया तो ठीक है, इसको सबसे पहले रखेंगे। ओसास तोड़ कर याद रखना है, कॉम्प, ठीक है, ओसास कॉम्प, ठीक है। चलो, और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना भाई। देखो अगर कंफ्यूज कर दोगे तो गलत हो जाता है ना, गलत हो जाता। पहले साइज होता है, एस फोर पहले साइज, और फिर एस फोर क्या होता है? शेप। अगर नहीं याद हो तो साइज और शेप, ठीक है, तो आप अपने अनुसार अरेंज कर लेना। साइज में कितने लेटर है? ए एस आई जेड ई 4 है, और शेप में कितने हैं? 5 है। तो बड़ा वाला बाद में होगा, छोटा वाला पहले होगा। तो आप जैसे मन हो अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सच अस्ट्रिंजेंट, देखोगे यहाँ पे आ गया वर्ड ना, अभी मैं बताया था स्ट्रिंजेंट। एज अस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है सख्त। अस्ट्रिंजेंट मतलब क्या होता है? सख्त या कड़ा। ये खास करके लॉ के लिए और रूल के लिए यूज किया जाता है, जो वेरी स्ट्रिक्ट होता है। तो कानून नियम आदि के लिए इसका यूज करेंगे तो इसका मीनिंग हो जाता है क्या? कठोर, ठीक है, वेरी स्ट्रिक्ट। और अभी एक वर्ड आया था स्ट्रिडेंट,
जिसका मतलब क्या था मेरे भाई, कर्कश। तो दोनों में कंफ्यूज मत करना। तो सच एक एडजेक्टिव होता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है। सच और सो से रिलेटेड आप पॉइंट पढ़े होंगे, अभी वीडियो लंबा होगा तो मैं ज्यादा करूंगा नहीं। सच स्ट्रिंजेंट एंटी लूटिंग लॉज, जो लूटिंग को रोकता है, लॉज हेल्प्स कीप आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम बीइंग स्टोलन। करा कि इस प्रकार का जो बहुत कठोर कठोर लूटिंग के विरुद्ध जो लॉज बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, वो हेल्प करेगा, मदद करेगा। ध्यान दीजिएगा, पुराने चीजों को, आर्टिफैक्ट्स को चोरी होने में रक्षा करेगा, मदद करेगा। तो यहां से देखो यहां तक ये हमारा नाउन फ्रेज हो गया, यहां से यहां तक नाउन फ्रेज। अब पूछ रहे होंगे कि सर नाउन फ्रेज क्या होता है, तो देखोगे लॉज क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है, ठीक है। और नाउन के पहले जितने भी आए हैं सब क्या है, एडजेक्टिव है। तो नाउन के साथ जो पूरा परिवार रहता है इसी को हम लोग नाउन फ्रेज बोलते हैं। और ये हमारा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब, और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। लॉज में एस लगा दी है, मतलब कानून नहीं, कानूने या कानूनो, हिंदी में जो भी आप बोलते हैं। तो ये प्लूरल है तो वर्ब भी हम लोग क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। तो हेल्प्स नहीं, यहाँ पे क्या होगा, हेल्प होगा। क्या होगा मेरे भाई, हेल्प होगा, है ना, हेल्प। अच्छा यहां से देखोगे सर ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, दो एक साथ वर्ब कैसे आ गया। तो मैं आपको कॉजेटिव वर्ब में पढ़ाता हूं कि हेल्प एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। ऑब्जेक्ट ले भी सकता, नहीं भी ले सकता। जब भी मैं कभी ब्रैकेट में ऐसे लिख दूंगा, इसका मतलब है कि वो आ भी सकता, नहीं भी। और इसके बाद जो हम लोग इन्फिनिटिव वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं एडवांस वर्ब में, वो V1 भी हो सकता है और 2+V1 भी हो सकता है। लेकिन V4 पर रिस्ट्रिक्शन होता है, इसको याद रखिएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है। जैसे मैं आपको इंस्पेक्टर बनने में सहायता करूंगा तो आई विल हेल्प यू, यू नहीं भी लिख सकते हैं, अगर लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आई विल हेल्प यू बिकम एन इंस्पेक्टर भी सही है, आई विल हेल्प यू टू बिकम एन इंस्पेक्टर भी सही है, ठीक है। अगर यू नहीं लिखना चाहते हैं तो भी सही है। आई विल हेल्प टू बिकम एन इंस्पेक्टर, आई विल हेल्प बिकम एन इंस्पेक्टर, ठीक है। ये आपका V5 हो गया, ये V1 हो गया। ये हमारा एडवांस वर्ब का हो गया, ठीक है। नॉन फाइनाइट का कॉन्सेप्ट है और ये तो हमारा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट है। अगर थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ठीक है, तो इसको मैं अलग से बता दूंगा। शायद 100 मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स में मैं मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, अगर पढ़ाया गया होगा तो लिंक में उसको मैं ऐड कर दूंगा, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। फ्रॉम के बाद हमारा क्या आता है, जेरंड आता है, तो बीइंग सही है, बीइंग स्टोलन। ये पैसिव का फॉर्म है, जेरंड तो होना चाहिए। तो ये नहीं बोलोगे कि सर फ्रॉम स्टीलिंग क्यों नहीं हुआ, मतलब इसको चुराने से, मतलब चुराने का कार्य कोई और करेगा, इसीलिए बीइंग स्टोलन पैसिव यूज किया गया है ना। आगे बढ़ते हैं। आई बिलीव दैट पनिशमेंट इज नॉट अ बेटर वे टू मेक अ स्टूडेंट्स लर्न। जहां तक कि मेरा मानना है, ऐसा कर रहा है कि मैं मानता हूं कि पनिशमेंट एक अच्छा माध्यम नहीं है बच्चों को सिखाने के लिए। बोला भी जाता है कि बच्चों को आप समझाइए, ठीक है, समझाने से बच्चे समझते हैं। पनिशमेंट अच्छा तरीका नहीं है। देखोगे बेटर यहाँ पे यूज किया गया है, और बेटर एक हमारा कॉम्परेटिव डिग्री होता है, ठीक है। बेटर कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री आपने पढ़ा होगा। तो एक वर्ड होता है गुड, गुड का कॉम्परेटिव क्या होता है, बेटर। और सुपरलेटिव क्या होता है मेरे भाई, बेस्ट होता है ना, बेस्ट होता है। गुड केवल और केवल क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है जो क्या दर्शाता है, किसी के स्टैंडर्डिटी को दर्शाता है, क्वालिटी को दर्शाता है, फीचर को दर्शाता है। तो गुड का प्रयोग स्टैंडर्ड दर्शाने के लिए, फीचर दर्शाने के लिए, क्वालिटी दर्शाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे लिए भी कर सकते हैं गुड का प्रयोग, ठीक है। ही इज अ गुड टीचर, ठीक है। माई टीचर इज गुड, क्योंकि आप मेरा स्टैंडर्ड दर्शाइएगा, समान नहीं है, समान से ऊपर है। तो मेरे लिए गुड का प्रयोग कर सकते हैं। फोन के लिए, कैमरा के लिए, अपने शर्ट के लिए, जीन्स के लिए गुड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी दर्शाते हैं। लैपटॉप के लिए गुड का प्रयोग करेंगे तो आप फीचर दर्शाते हैं ना। एक होता है बेल, बेल जो है एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई अगर ये एडजेक्टिव का कार्य करेगा बेल, तो ध्यान दीजिएगा, ये हेल्थ को दर्शाता है, ऑफ हेल्थ को दर्शाने के लिए यूज होगा, स्वास्थ्य को। जैसे आई एम वेल नाउ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा स्टैंडर्ड या क्वालिटी या फीचर अब अच्छा है, इसका मतलब हो गया कि मेरा अब स्वास्थ्य अच्छा है। तो जब कभी भी आप बोलना हो कि आप बीमार हो, आप थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हैं, अब ठीक है, स्वस्थ है, तो आई एम गुड नाउ नहीं, आई एम वेल नाउ। और बेल का एक मतलब और होता है जो एडवर्ब का काम होता है, इसका मीनिंग हो जाता है इन अ गुड मैनर, ठीक है। जब ये एडवर्ब का कार्य करता है मेरे भाई, तो हो जाता है इन अ गुड मैनर, इन अ गुड मैनर। डबल इन है, ठीक है, एडजस्ट करना थोड़ा सा। इन अ गुड मैनर मतलब अच्छा से। सी स्पीक्स इंग्लिश गुड नहीं, सी स्पीक्स इंग्लिश वेल। आप जानते हैं कि नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है और वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है ना। तो चलिए
यहाँ पे अच्छा देखो, तो यहाँ पे कंपैरिजन का कोई सेंस ही नहीं था। ये नहीं था कि समझाने से ज़्यादा बेहतर या फिर पीटने से ज़्यादा बेहतर, किसी 2 एंटिटी में आप कंपैरिजन नहीं कर रहे थे। और जब कंपैरिजन नहीं हो तो हम लोग पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री में तो गुड यूज़ होना चाहिए। ये तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर लिया आपने, ये भी आपने गलत यूज़ करा। सही आंसर कौन हो जाएगा? थर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। नो कंपैरिजन में क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री। कंपैरिजन बिटवीन टू में क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री होता है। जैसे समझाना पनिशमेंट से ज्यादा अच्छा है तो आप बोल सकते हैं ना, ठीक है, टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इज बेटर देन पनिशमेंट, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया नो कंपैरिजन पॉजिटिव, कंपैरिजन बिटवीन टू क्या हो गया? कंपैरेटिव, और कंपैरिजन अमंग मोर देन टू क्या हो गया? सुपरलेटिव। सही आंसर कौन हो गया हमारा? थर्ड। आगे देखिएगा मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डॉक्टर विल आइदर परफॉर्म सर्जरी और विल रिकमेंड सम स्ट्रॉन्ग मेडिसिन। कह रहा है कि डॉक्टर या तो परफॉर्म करेगा सर्जरी या फिर मतलब शक्तिशाली मेडिसिन को क्या करेगा? रिकमेंड करेगा। ये सब कोई छोटे मोटे दवा से अब ठीक होने वाला बीमारी नहीं है, बहुत गंभीर बीमारी है। तो या तो उनको हार्ड मेडिसिन चलाना पड़ेगा, सुने होंगे हार्ड हार्ड मेडिसिन दिया गया, तो या तो उनको हार्ड मेडिसिन स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दिया जाएगा या फिर सर्जरी करना पड़ेगा, अन्यथा आदमी का जान नहीं बचेगा। कुछ ऐसा ध्यान दीजिए, चीजें मैं क्रिएट किया आपको समझाने के लिए। तो आपको मैं पढ़ाया होगा कोरिलेटिव कंजंक्शन में आइदर के साथ मेरे भाई क्या आता है? और आता है। नाइदर के साथ क्या आता है? नाइदर के साथ नॉर आता है। नोट ओनली के साथ बट आल्सो आता है। और ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, याद रखिएगा। नोट हो गया, नो हो गया और नेवर हो गया। ठीक है, इसके साथ हमारा और आता है। कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि नाइदर के साथ नॉर लगता है तो लगता है कि इसके साथ भी वही आ जाएगा। ऐसे बेसिकली एग्जाम में यही पूछता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जब ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है तो इक्वल रैंक का होता है। इक्वल रैंक कहने का मतलब है आइदर नाउन के पहले आया है तो और भी नाउन के पहले आएगा, आइदर प्रीपोजिशन के पहले आया है तो और भी प्रीपोजिशन के पहले आएगा। तो एग्जाम में 2-3 तरीके से गलती करवाएगा। एक तो इसका पेयर रॉन्ग कर देगा, मिसमैच कर देगा, आइदर के साथ नॉर लिख देगा, नाइदर के साथ और लिख देगा। ये छोटे मोटे एग्जाम में करता है। बड़े एग्जाम में पेयर ठीक रहेगा लेकिन पोजीशन रॉन्ग रहेगा। यहाँ पे देखिए आइदर ने यूज करा है V1 के साथ, ठीक है, V1 के साथ, और यहाँ पे और यूज करा है बिल के साथ, जो कि गलत है। रिकमेंड क्या है? V1, तो ऐसे यूज करना चाहिए था। तो यहाँ पे बिल क्या है? सुपरफ्लुअस। तो जिस ऑप्शन में बिल होगा वही गलत होगा। हमारा आंसर का हो गया सेकंड। और एक बात यहाँ से और याद रखना मेरे भाई, एक चीज यहाँ से आपको याद रखना है कि जब ध्यान दीजिएगा आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब सारे चीजें जो होता है, ठीक है, अब खास करके ध्यान दीजिएगा जब ये चीज दो चीज को जोड़ता है और इसके साथ मान लीजिए कि ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब आ जाए, तो और के बाद ऑक्सिलरी वर्ब के बाद डायरेक्ट जो आपको V1 आता है तो V1 ही यूज करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हम रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है, रिपीट नहीं करते हैं हेल्पिंग वर्ब को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिल हो गया, इजएमआर हो गया, वाजबर हो गया, अगर ये दो वर्ब्स को कनेक्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर बिल, सैल, कुड मतलब मॉडल, फिर हो गया हैज, हैव, हैड, यदि दो मेन वर्ब्स को कनेक्ट करे तो हेल्पिंग वर्ब रिपीट नहीं होता है। कब? जब वो दो मेन वर्ब्स किससे कनेक्ट हो? और से। दिमाग में बैठा लेना, नोट कर लेना। यदि कोई ऑक्सिलरी वर्ब दो मेन वर्ब को कनेक्ट करता है किससे? और से, तो और के बाद ऑक्सिलरी वर्ब का रिपीटिशन नहीं होता है मेरे भाई। तो यहाँ पे आइदर के साथ, आइदर के साथ तो और सही है लेकिन बिल का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं था। थोड़ा सा ज्यादा गंदा कर दिया क्या? देखो इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे बिल नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पे बिल नहीं होगा। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? रिकमेंड V1 करेंगे। था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? आगे चलिए, ये तो आपको मैं पढ़ाता हूँ कंजंक्शन में बहुत अच्छा से। नेहा है टोल्ड मी दैट सी हैज नो मनी लेफ्ट इन हर बैंक टू रन द बिजनेस। ये देखोगे दैट आया हुआ है, टोल्ड आया, तो ये जो क्वेश्चन है इनडायरेक्ट नरेशन का है। किसका? इनडायरेक्ट। ए इनडायरेक्ट सेंटेंस बोलो या इनडायरेक्ट स्पीच बोलो, है ना, जो भी आपको बोलना हो बोल सकते हो। तो देखोगे इनडायरेक्ट सेंटेंस में होता यह है कि दैट के पहले जो वर्ब आता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और दैट के बाद जो क्लाउज आता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो भाई नरेशन पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे नरेशन एक बार पढ़ लेना। तो होता यह है कि देखो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। इनडायरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि दैट लगा हुआ है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। पहचानते कैसे हैं कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? अगर ध्यान दीजिएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो इनडायरेक्ट रहेगा,
और अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले पे कंजंक्शन है तो इनडायरेक्ट रहेगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो डायरेक्ट रहेगा। डायरेक्ट में ध्यान दीजिएगा, अगर रिपोर्टिंग डायरेक्ट में क्या होता है ना कि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, कोई भी कुछ भी रह सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच का क्लाउज रिपोर्टिंग वर्ब के क्लाउज पे डिपेंड करता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किसी में भी हो सकता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस किस में होता है, पास्ट में होता है। तो नेहा हैड टोल्ड। अब देखिएगा यहाँ पे ट्विस्ट ए है, यहाँ पे ट्विस्ट ए है, थोड़ा सा जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। यहाँ पे ट्विस्ट ए है कि सर आपने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगा, बात बिल्कुल सही है। तो सर यहाँ पे ये पास्ट है तो इसको हैज को काट करके हैड कर देते हैं। ये थोड़ा सा डीप चीज है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हैड कर दोगे तो पैसा नहीं था, ये पास्ट में था, और नेहा ने मुझे बताया, ये पैसा नहीं था उसके भी पहले बताया, जो कि इलॉजिकल होगा, आप इतना डीप मत समझो। तो ये ठीक है कि ये पास्ट में है तो इसको पास्ट में हो सकता है, थोड़ा देर के लिए तो आपको मन कर रहा होगा कि इसको ऐड कर दें, लेकिन भाई ये कॉमन ईयर का क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन इंप्रूवमेंट का है। यहाँ पे तो लॉक कर दिया, यहाँ तो सुधारना ही नहीं है आपको। यहाँ पे देखोगे अंडरलाइन है, यहाँ पे अंडरलाइन है। अब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार चलेंगे मेरे भाई, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार चलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट में है तो रिपोर्टिंग वर्ब कभी भी पास्ट में नहीं हो सकता, इसको भी हर हाल में प्रेजेंट में ही रहना पड़ेगा मेरे भाई, इसको भी हर हाल में प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, पास्ट। टोल्ड क्या हो गया, पास्ट। नो इंप्रूवमेंट, रॉन्ग। सही आंसर हमारा क्या हो गया, थर्ड। क्या बात है, आज बहुत अच्छा अच्छा मैं क्वेश्चन लिया हूं मेरे भाई। अगर एक कॉमन ईयर का क्वेश्चन होता तो थोड़ा देर के लिए इस पार्ट में आप एरर कर सकते हैं, लेकिन यहां भी एरर नहीं लगा सकते थे, नहीं कर सकते थे, लेकिन ये मैं भी समझा नहीं सकता। जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे, इलॉजिकल नहीं, लेकिन थोड़ा देर के लिए सोच सकते थे। अगर कॉमन रहता तब कि ये पास्ट है तो आगे ही पास्ट होगा, लेकिन ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। अब देखना है कि जो भी सुधार करना है यहाँ पे करना है, हेड टोल्ड में। तो अब आगे के अनुसार पीछे का इंप्रूवमेंट होगा, करेक्शन होगा। तो ये प्रेजेंट में है तो इसको भी प्रेजेंट में होना पड़ेगा, ठीक है। नेहा मुझे कहती है कि उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखोगे। यहाँ पे इनकरेक्टली करना है, क्या करना है, इनकरेक्टली। देखो इनकरेक्टली में क्या करना है, रिपल्सिव, ये बिल्कुल सही है, जो आपको खुद से दूर हटाए, घृणास्पद जिसको बोल सकते हैं, है ना, घिनौना बोल सकते हैं। एरोगेंट मतलब उदंड, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, एरोगेंट डबल आर होता है, अच्छा यही रहता क्या। थॉटफुल विचारशील, और क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, स्टोरी के लिए, कहानी के लिए आप यूज कर सकते हैं। और एक होता है इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल। स्टोरी फैक्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं, किसी के बात के लिए बोल सकते हैं क्रेडिबल, इनक्रेडिबल। और पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं क्रेडुलस, जो किसी के बातों को आसानी से विश्वास कर लेता है, भोला भाला। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सिनोनिम के रूप में, गुलिबल। क्या बोलते हैं मेरे भाई, गुलिबल, गुलिबल। क्रेडुलस हो गया, इसका एंटो बनता है इनक्रेडुलस, क्या, इनक्रेडुलस। तो क्रेडुलस मतलब हो गया विश्वासी, क्या, विश्वासी। और इनक्रेडुलस मतलब जो आसानी से किसी के बातों में नहीं आए, विश्वास नहीं करे, जैसे कि हम लोग मैच्योर लोग, ठीक है, जैसे कि आप लोग किसी के बातों में नहीं आएगा। क्रेडुलस क्या हो गया, जो किसी के बातों पर आसानी से विश्वास करे। आगे अब देखोगे क्लोज टेस्ट है, चलते हैं क्लोज टेस्ट में क्या कह रहा है, देखिए समझिए। यहाँ पे कह रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिलिंग द ब्लैंक्स से क्लोज टेस्ट फिल करना है। Wild swimming has grown in popularity in recent times, not only swimming outdoors, a pleasant way to enjoy the times, not only swimming outdoors, a pleasant way to enjoy the times, not only swimming outdoors, a pleasing way to enjoy sunshine, fresh air and greenery leafy surroundings। जो भी कह रहा है ये देख लो। यहाँ पे वाइल्ड स्विमिंग का मतलब क्या होता है, इसको समझो। वाइल्ड स्विमिंग का मतलब हो गया स्विमिंग पूल को छोड़कर, स्विमिंग पूल को छोड़कर मतलब आप बाहर जाकर स्विमिंग करते हैं, जैसे कि नदी हो गया, झील हो गया, समुद्र तट पर हो गया, स्विमिंग करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वाइल्ड स्विमिंग। हैज ग्रोन इन पॉपुलरिटी, ये बाबू आजकल
प्रसिद्ध हो गया है हाल ही के दिनों में। नॉट ओनली स्विमिंग आउटडोर्स अ प्लीजेंट वे टू एंजॉय सनशाइन। कह रहा है कि स्विमिंग जो है, बाहर जाकर स्विमिंग करना एक, ध्यान दीजिएगा, प्लीजेंट वे नहीं है इंजॉय करने का, सनशाइन को, फ्रेश एयर को, ग्रीनी लीफी सराउंडिंग्स को एंजॉय करने का केवल तरीका नहीं है, ये क्या करता है, ऑल्सो हेल्प अ स्ट्रेस एंड एलिवेट इंडोरफिन्स। ठीक है, इंडोरफिन्स, दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, फर्निंग सॉरी बर्निंग कैलोरीज एंड एक्सरसाइजिंग मसल्स, बट along with joys आउटडोर स्विमिंग कम सम डेंजर, नॉट ओनली वाइल्ड स्विमर्स मोर। देखिएगा, बहुत छोटी सी स्टोरी है, थोड़ा सा मैं बीच में अभी रुका क्योंकि अभी प्रियांशु आए थे ऊपर से बुलाने के लिए डिनर के लिए, उन लोग को पता नहीं था कि आज से क्लास स्टार्ट होगा, तो चलिए ठीक है, आते हैं प्रियांशु। देखिए, तो फिर से एक बार करते हैं ना, तो ये स्टोरी सीधी सी बात है कि वाइल्ड स्विमिंग के बारे में बताया है कि ये क्या है और इसके क्या फायदे हैं। फिर कह रहा है कि बट along with joy and आउटडोर स्विमिंग कम सम डेंजर, फिर इसका नेगेटिव पहलू बताया है कि कुछ खतरा भी साथ लेकर आता है। अब देखते हैं, बारी बारी से ऑप्शन को फिल करते हैं। वाइल्ड स्विमिंग हैज ग्रोन साइकिली, मैसिवली, रिलक्टेंटली और अर्जेंटली पॉपुलरिटी इन रिसेंट टाइम्स। कह रहा है कि हाल ही के दिनों में पॉपुलरिटी में क्या हुआ होगा, और ये यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट बता रहा है कि प्लीजेंट वे है इंजॉय करने का, सनशाइन को, फ्रेश एयर को, ग्रीनी लीफी सराउंडिंग्स को। ठीक है, पत्तीदार, हरे हरे पत्तीदार मतलब सराउंडिंग्स, वातावरण को एंजॉय करने का माध्यम था। पॉजिटिव बात बोला है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव बोलोगे ना। तो वाइल्ड स्विमिंग जो है हाल ही के दिनों में पॉपुलरिटी में क्या हुआ है, बढ़ चढ़कर शामिल हुआ है। मैसिवली, मैसिवली एक ही ऑप्शन है जो इलिमिनेट हो रहा है, मैसिवली। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कह रहा है कि अब यहां तक हो गया, कह रहा है कि ये जो स्विमिंग आउटडोर्स है, आउटडोर्स मतलब हो गया घर के बाहर, बिल्डिंग के बाहर। स्विमिंग पूल कहाँ होता है, बिल्डिंग के अंदर होता है, तो इंडोर स्विमिंग हो गया, जिसको आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं। तो आजकल के लोग तो मॉडर्न हो गए, तैरने के लिए भी स्विमिंग पूल में जाते हैं, वहां पे डूबने लायक भी पानी नहीं होता है, तो वहां पे कोई खतरा नहीं है, पानी भी क्लीनिंग होते रहता है, क्लीन रहता है। ठीक है, उसमें केमिकल भी छिड़के जाते हैं, तो उसमें उतना डर नहीं है स्विमिंग पूल में। लेकिन घर के बाहर जाके तैरने में आनंद तो आता है, मजा तो आता है, फ्रेश एयर सनशाइन तो मिलेगा, लेकिन बहुत प्रकार के खतरा का भी सामना करना पड़ सकता है, जो कि आगे मेंशन है। तो जो बाहर जाके तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं, जैसे खास करके गांव देहात में, मैं तो बिहार से हूँ, तो आप अहरा में जाके तैरते हैं, अहरा का नाम सुने होंगे। ठीक है, नहर का नाम सुने होंगे, नदी का नाम सुने होंगे। ठीक है, कभी कभी तो बच्चे फाटक पर से कूद के नहाते हैं, तो बहुत डेंजरस होता है। अहरा में भी कभी कभी बच्चे डूब जाते हैं, नदी में डूब जाते हैं, नहर में डूब जाते हैं, तालाब में डूब जाते हैं, तो दैट इज स्विमिंग आउटडोर्स हो गया। तो प्लीजेंट वे इंजॉय करने का है, सनशाइन, फ्रेश एयर और ग्रीन लीफी सराउंडिंग्स, बट इट कैन ऑल्सो हेल्प, ये तो इंजॉय करने का तरीका है ही, लेकिन ये और भी सहायता करता है, नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो ये क्या करता है, हेल्प करता है स्ट्रेस और एलिवेट इंडोरफिन्स। ठीक है, स्ट्रेस को क्या करेगा बताओ, पॉजिटिव चीज बोल रहे हैं तो नॉट ओनली ये इंजॉय नहीं करेगा, बल्कि आपको मदद भी करेगा, तो स्ट्रेस को बढ़ाने में नहीं, कम करने में। तो कम करने का हो जाएगा रिलीव। ठीक है, दर्द, चिंता, एंजाइटी आदि से किसी को राहत पहुंचाना रिलीव होता है। काउज मीन्स तो कारण होता है, कारण बनना या कारण। रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करना, किसी पर्सन को पुनर्जीवित करना। नेसेसिटेट मतलब किसी चीज को आवश्यक बनाना, ठीक है, जरूरी बनाना। तो यहाँ पे स्ट्रेस से आपको क्या पहुंचाता है, राहत पहुंचाता है, तनाव कमेगा। तो ऐसी बात है कि ग्रीनरी देखोगे, फ्रेश एयर में जाओगे, तो आधा बीमारी तो ऐसे भी ठीक हो जाता है। ठीक है, शाहरुख खान का एक मूवी आया था, वो शायद पता नहीं कौन सा मूवी है, उसमें जूही चावला है। शाहरुख खान बीमार रहते हैं, मेंटल डिजीज से सफर करते हैं, तो डॉक्टर बोल देता है कि मैं इनको ठीक नहीं कर सकता। शायद जूही चावला या फिर कोई और, माधुरी दीक्षित है। तो माधुरी दीक्षित कहती है कि ठीक है मैं इनको ठीक करूंगा, और वो मतलब फ्रेश एयर उनको देती हैं, और मतलब सनशाइन केयर करती हैं, बाहर घुमाती हैं। तो फिर शाहरुख खान ठीक हो जाते हैं, फिर अंततः उनका हत्या कर देते हैं, क्योंकि शाहरुख खान उसके हस्बैंड को किल करते हैं। ये ऐसा कुछ स्टोरी था, मैं तोड़ मरोड़ के आपको पेश कर रहा था। तो तय सी बात है कि आप ग्रीनरी में जाओगे, फ्रेश एयर में जाओगे, सनशाइन को एंजॉय करोगे, तो आपका स्ट्रेस कमेगा। इसीलिए सुबह शाम लोग पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, और आपको भी जाना चाहिए। इंडोरफिन्स, व्हाट इज इंडोरफिन्स? इंडोरफिन्स
कहने का मतलब एक हार्मोन्स होता है जो बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। देखोगे इंडोर्फिन का मतलब ये नहीं समझो कि इसका मीनिंग क्या होता है, मैं ऐसे रफली समझा रहा हूँ। इंडोर्फिन एक हार्मोन होता है जो बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, खास करके पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है और हाइपोथैलेमस में बनता है, जो क्या करता है, नेचुरली क्या करता है, हमारे पेन को कम करता है और मूड को क्या करता है, बूस्ट करता है। ठीक है, तो मूड बूस्टर के रूप में काम करता है, नेचुरल पेन रिलीफ देता है। तो ये रिलीफ रिलीफ जो नेचुरल जो पेन रिलीफ देता है या हमारे मूड को बूस्ट करता है, हमारे मूड को अच्छा करता है, एक काम किसका है, एक काम है इंडोर्फिन्स को, जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, ग्रंथि में, हाइपोथैलेमस में, जो भी है। तो चलिए इसका मतलब समझा दिया। दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ वेल बीइंग ऑल्दो बट नॉट ओनली एज वेल एज। यहाँ पे देखोगे अलग एक क्लाउज ये सेंटेंस आया है, ए उत्पन्न करता है अ सेंस ऑफ वेल बीइंग बर्निंग कैलोरीज एक्सरसाइजिंग मसल्स। ए अच्छा होने का भी सेंस क्या करता है, क्रिएट करता है, और कैलोरी भी बर्न होता है इससे, और मसल्स का एक्सरसाइज भी होता है। तो बट तो कंट्रास्ट के लिए यूज होता है, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, तो बट होता है। यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव बात बोल रहा है कि अच्छा होने का भी सेंस देता है, साथ साथ कैलोरी भी बर्न होती है। ऑल्दो भी बाबू कंट्रास्ट के लिए यूज होता है, हालांकि के सेंस में। ठीक है, दो दो नॉन फ्रेज को यहाँ पे जोड़ना है, नोट ओनली के साथ बट ऑल्सो चाहिए, तो एज वेल एज। ठीक है, कैलोरी बर्न के साथ साथ वेल बींग का भी सेंस उत्पन्न करता है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे क्या कह रहा है, बट अलॉन्ग विथ, लेकिन इसके साथ जॉय ऑफ आउटडोर स्विमिंग। देखोगे यहाँ पे आउटडोर है, यहाँ पे आउटडोर्स था, तो आउटडोर्स एडवर्ब होता है, आउटडोर एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। तो नाउन के पहले यूज करना हो तो एडजेक्टिव यूज करेंगे आउटडोर, और एडवर्ब के रूप में यूज करना है तो आउटडोर्स। एडवर्ब मेस लगता है, एडजेक्टिव मेस नहीं लगता है, मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो आउटडोर स्विमिंग में जो मजा है, जॉय है, इसके साथ साथ ध्यान दी, बट इसके में मजा है, लेकिन कम कम डेंजर्स, कह रहा है कि लेकिन जो आउटडोर स्विमिंग मजा है, अपने साथ बाबू डेंजर, खतरा भी लेकर आता है। नोट ओनली आर वाइल्ड स्विमर्स मोर, कह रहा है कि वाइल्ड स्विमर्स ज्यादा ज्यादा क्या 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 एट केयर लाइफ एक्टिवनेस। यहां तक तो पॉजिटिव चीजें बोला है, अब नेगेटिव बोलने जा रहा है। तो पॉजिटिव वर्ड को तो आप ऐसे ही छाट दो, तो एट रिस्क होता है, और एट रिस्क आप अलग से याद रखना, जिसका मीनिंग होता है खतरे में। तो आउटडोर स्विमर्स क्या होते हैं, ज्यादा खतरे में होते हैं इन कंपैरिजन करोगे उनसे, तो जो स्विमिंग पूल में करते हैं ना। फ्रोम टाइड्स, करेंट्स, और क्या हो गया, स्वेल्स। ठीक है, आउटडोर स्विमिंग करते हो तो ज्वार भी आते रहते हैं, जैसे समुद्र में करोगे तो ज्वार पता नहीं कब ज्यादा मात्रा में आया, आपको लेके चला गया अपने साथ। तो टाइड्स होते हैं, करेंट्स धारा तेज होता है, हम लोग नदी में नहाते थे गाँव में, तो कभी कभी तेज नदी का धारा आता था, अचानक से बाढ़ आ गया तो बहुत सारे आदमी जो होते हैं बह भी जाते थे, उनका मृत्यु हो जाती थी। तो करंट का भी खतरा बना होता है, नदी में तो बहुत सतर्क रहना होता है, बरसात के दिन में कब आ जाए। टाइड ज्वार समुद्र में आपको देखने को मिलेगा। स्वेल का मतलब क्या होता है, स्वेल का मतलब अब क्या बता सकते हो, जल्दी से बताओ। स्वेल, स्वेल का मतलब क्या समझोगे। स्वेल का मतलब हो गया कि समुद्र तल का क्रमशः घटना या बढ़ने का जो प्रोसेस होता है, उसी को यहाँ पे स्वेल बोला है। ऐसे स्वेल का एक मीनिंग और होता है, स्वेल का एक मतलब और होता है फूलना या फुलाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप गिर गए, घुटना में चोट लग गया, तो घुटना में सूजन हो जाता है, तो उसको भी स्वेल बोलते हैं ना। सुनो मसूड़े में स्वेलिंग हो गया, ठीक है, मेरे नी में स्वेलिंग हो गया, तो स्वेल का मतलब होता है फूलना या फुलाना। और स्वेल का एक मीनिंग और होता है संख्या या आकार में वृद्धि होना या वृद्धि करना। तो तीन सुन लो, स्वेल का मतलब होता है फूलना या फुलाना, जैसे कि आपका नी स्वेल कर जाता है, जख्म स्वेल कर जाता है। संख्या या किसी के आकार में वृद्धि होना या वृद्धि करना। और स्वेल का एक मीनिंग और होता है, जब नाउन के रूप में कार्य करेगा तो समुद्र तल का क्रमशः घटना या बढ़ना। तो अगर आप समुद्र में स्विमिंग कर रहे हैं तो क्रमशः घटते बढ़ते रहता है, तो इसमें खतरा होता है कि आपको डुबा लेगा। ठीक है, आगे चलिए। तो तीन चीज का खतरा, टाइड्स, करेंट्स और स्वेल्स। आगे बढ़ते हैं। बट देयर कैन ऑल्सो बी नेस्टी बग्स, कह रहा है लेकिन कैन ऑल्सो नेस्टी बग्स एंड बैक्टीरिया, लेकिन वहां पे ध्यान दीजिएगा, मतलब नुकसान देने वाले बग्स और बैक्टीरिया भी होते हैं वाटर में। थिंकिंग, ब्राउजिंग, एनवाइंग। एनवाइंग मतलब तंग करने वाला, थिंक मतलब तो सोचना होता है, ब्राउज का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। तो ब्राउज, ब्राउज से आप पढ़े होंगे या देखे होंगे ब्राउजर, जो आपके कंप्यूटर में होता है। तो ब्राउज वर्ब है, ब्राउजर हमारा नाउन है। तो ब्राउज का मतलब होता है कंप्यूटर पर कोई जानकारी खोजना और उसे पढ़ना। ठीक है,
जानकारी खोजना उसको हम लोग ब्राउज बोलते हैं, और जानकारी खोजने वाला जो सर्च करके देता है वो क्या होता है, ब्राउजर होता है। ब्राउज का एक मीनिंग और होता है, पुस्तक में पृष्ठों पर लिखी चीजों को सरसरी निगाहों से एक बार पढ़ना, उलट के जल्दी देखते हैं तो वही ब्राउज ही करते हैं। और ब्राउज का एक मीनिंग और होता है भाई, जहां तक मुझे याद है, कि मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन होता है कि आप मार्केट में कुछ खरीदने गए और आपको यही डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि क्या खरीदना है, तो क्या खरीदना है अगर डिसाइड नहीं किया तो घर पे चलाओ, लेकिन फिर भी आपके पास तो टाइम बहुत होता है, तो आप दुकान दुकान घूमते रहते हैं, घूमकर मस्ती करते हैं, कभी उससे ट्राई करते हैं, कभी उसे ट्राई करते हैं, कभी वो पूछते हैं, कभी वो पूछते हैं। तो निश्चित ना होने पर भी दुकान दुकान पर घूमकर मस्ती करना उसको भी ब्राउजी बोलते हैं। लर्क मतलब होता है छिपना, घात लगाना, ठीक है, हाइड जिसको बोलते हैं। तो कह रहा है कि अगर आउटसाइड ऑफ आउटडोर स्विमिंग करोगे तो कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो मतलब पानी में छिपे होते हैं, और जब उसमें आप एंट्री करते हो, नहाने के लिए जाते हो, स्नान करने के लिए, तो उस पर अटैक भी कर सकते हैं, तो ये हार्म होता है। तो लर्क यहाँ पे होगा लर्किंग, ठीक है। नेस्टी बग्स एंड बैक्टीरिया लर्किंग इन द वाटर, जो क्या होते हैं, छुपे होते हैं, कहाँ, पानी में छुपे होते हैं, घात लगाए होते हैं। तो चलिए, ये इंजॉयमेंट देता है, जॉय देता है, रिफ्रेश करता है आपके माइंड को, एंजाइटी को कम करता है, इंडोर्फिन्स क्रिएट करता है, लेकिन खतरा भी बहुत है भाई, तो सोच समझ के नहाना, स्नान करना। पेरेनियल का मतलब क्या होता है बताओ? पेरेनियल का मीनिंग होता है बाबू शाश्वत। क्या? शाश्वत। शाश्वत मतलब कहने का मतलब हो गया चिर अस्थाई, निरंतर। निरंतर कहने का मतलब है दैट लास्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक चलता है उसी को बोलते हैं। इसका अगर सीनो करोगे तो इवर लास्टिंग, तो सीनो हो गया, सीनो ही पूछ रहा है तो सही आंसर हो गया, ठीक है। परपेचुअल भी आपने पढ़ा होगा, परपेचुअल, परपेचुअल। इटर्नल आपने पढ़ा है कि नहीं बताओ? सब नोट करना है भाई, इटर्नल, नेवर इंडिंग, नेवर इंडिंग, ठीक है। नेवर इंडिंग भी हो गया। इंड्यूरिंग आपको मैं पढ़ाता हूँ ना, आपको मीनिंग पे में भी आया होगा, इंड्यूरिंग। लास्टिंग भी हम लोग यूज करते हैं, आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, कोई कपड़ा खरीदने, तो जरूर पूछते हैं कि इसका लास्टिंग है कि नहीं है। एनुअल का मीनिंग बताओ? एनुअल का मतलब तो बच्चा बच्चा जानता है, वार्षिक होता है, ठीक है, जो एवरी ईयर हैपन होता है। और एक होता है अनल। अनल का मतलब होता है रद्द करना, क्या करना, रद्द करना, निरस्त कर देना, ठीक है, निरस्त कर देना। मतलब कोई ऑफिसर या फिर कोई अधिकारी जिनके पास ऑथोरिटी है, वो ऐसा बताते हैं कि अब समथिंग जो है वैलिड नहीं है, ठीक है, वैलिड नहीं है सिस्टम में, तो उसको हम एनएल बोलते हैं। किसी कानून, समझौता आदि को रद्द करना, निरस्त करना। लिख लेना, ये इसमें ए नहीं होता, और ये एनुअल है, वार्षिक। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है बताओ? हैपनिंग इंटरवल्स और गैप्स। हैपनिंग बोल सकते हैं, हैविंग बोल सकते हैं, हैविंग इंटरवल्स और गैप्स। मतलब कोई चीजें हो रहा है तो कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा है, उसमें इंटरवल्स है, गैप्स है, तो उसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली मतलब हैविंग नो इंटरवल्स और गैप्स। टेम्पररी मतलब क्या होता है? क्षणिक होता है। इसके बहुत सारे सीनो होते हैं, वीडियो लंबा होगा तो मैं ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आगे देखिएगा, थ्रू थिक एंड क्या हो गया? थीन। थ्रू थिक एंड थीन का मतलब होता है भाई, ध्यान दीजिएगा, सुख दुख में, ठीक है, सुख दुख में, या फिर मुसीबत में बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो इन एवरी सिचुएशन, या फिर इन ऑल कंडीशंस। तो मुझे तो मानना है ना कि सुख दुख में, या फिर बोल सकते हैं कि डिफिकल्ट टाइम में बोल सकते हैं, डिफिकल्ट टाइम और डिफिकल्ट सिचुएशन में, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रू थिक एंड थिन। क्योंकि सुख के समय में तो आपके साथ सब कोई होता है, दुख के टाइम में कोई नहीं होता है। तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब हो गया दुख सुख में, अंडर ऑल कंडीशंस, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, यही होता है ना, ठीक है। बीइंग डिप्राइव ऑफ, डिप्राइव अपने साथ क्या लेकर आता है? ऑफ, इसको याद रखना, डिप्राइव्ड ऑफ, से वंचित होना। वर्क हार्ड, और ये तो नहीं होगा। आगे, द चाइल्ड वॉज एंग्री एज शी डिड नॉट गेट द ड्रेस शी लाइक्ड। बच्चा क्या है? एंग्री है, नाराज है, क्योंकि उसको वो ड्रेस नहीं मिला जो उसे पसंद था, है ना। तो गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है अनियंत्रित, अनियंत्रित। अनियंत्रित कहने का मतलब हो गया गेट आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, इसी को बोलते हैं। नहीं सुनते हैं कि आपका बेटा आपके हाथ से निकल गया तो उसको बोलते हैं ऑन क्लाउड लाइन। इसका मतलब होता है बीइंग वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना।
वेरी हैप्पी। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब हो गया वैसिलेट, डगमगाना। क्या मेरे भाई? वैसिलेट, डगमगाना। डगमगाना कहने का मतलब हो गया कि मतलब ऐसे दो सिचुएशंस में फंस जाना, ऐसे दो कोर्स ऑफ एक्शंस में फंस जाना, ऐसे दो मूड्स में होना कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो डगमगाना। अप इन द वॉर्म्स का मतलब क्या हो गया? अप इन द वॉर्म्स का मतलब हो गया बीइंग, बीइंग एंग्री, गुस्सा होना, बीइंग एंग्री। ठीक है, किसी चीज को लेकर गुस्सा होना, उसी को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप इन द आर्म्स। तो सही आंसर हमारा लास्ट हो गया। आगे बढ़िएगा। ए हमारा है क्या? देखो, ए नरेशन है। द जज सेड टू मी आई कैन सी दिस सॉर्ट ऑफ दिस ऑफ थिंग वर्क्स विथ योर डेमेनर। यहाँ पे देखोगे रिपोर्टिंग भर पास्ट में है, इनडायरेक्ट नरेशन में। रिपोर्टिंग भर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी जो क्लाउज है वो पास्ट में होगा, अभी मैं बताया था। तो ये देखो फुल स्टॉप है तो क्वेश्चन, ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है नहीं, रिपोर्टेड स्पीच तो आज तो होगा नहीं, ये तो बाहर हुआ। भाई 2+V1 नहीं, इंपरेटिव नहीं है तो ऑर्डर्ड भी नहीं होगा। टोल्ड मी यहाँ भी है, टोल्ड मी यहाँ भी है, लेकिन कैन चेंज होगा कुड में, तो ये वाज नहीं होगा। तो सही आंसर हमारा कौन हो गया? थर्ड हो गया। ये देखोगे पाराजंबल है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। डिस्पाइट वेरियस, डिस्पाइट वेरियस मेजर्स इंडिया हैज नॉट सक्सीड इन ओवरकमिंग this problem. More than 100 million units of energy shortage was noted during the last month. The storage of coal supply occurs almost every year. Recently, India witnessed an acute power shortage due to higher demand and unavailability of adequate coal supplies. देखो, डिस्पाइट तो यहाँ पे बताता है के बावजूद के सेंस में, तो ये तो क्लाउ सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करेगा। मोर देन 100 मिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी शॉर्टेज वाज नोटेड ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। किसके लास्ट मंथ में? द स्टोरेज ऑफ कोल सप्लाई अकर्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ठीक है, रिसेंटली इंडिया विटनेस्ड एन एक्यूट पावर शॉर्टेज। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी चीजें हो रहा है भारत में हो रहा है, तो ये लोकेशन पहले आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो फुल इंट्रोडक्शन देता है वो हमारा स्टार्ट करता है। ठीक है, ओपनिंग क्लाउज होता है हमारा। तो हाल ही में भारत ने इस चीज को मेंशन करा है, ठीक है, कि मतलब शॉर्टेज में बहुत कमी हुई है। किसके कारण से? तो डिमांड बढ़ गया है और एडिक्वेट कोल सप्लाई का कमी है। तो ए हमारा स्टार्ट देगा डी, जिसमें नाउन होता है वही स्टार्ट देता है, तो डी से सेंटेंस स्टार्ट करेगा। तो इसको मैंने एलिमिनेट करा, इसको एलिमिनेट करना। अब देखिए डी के बाद सी होगा कि डी के बाद बी होगा, ये यहाँ पे चैलेंज है। The shortage of coal supply occurs almost every year. More than 100 million units energy shortage was noted during the last year. अब देखोगे यहां पे कह रहा है कि शॉर्टेज, एक्यूट पावर शॉर्टेज यहां पे बोला है, और एक्यूट पावर शॉर्टेज को ही एक्सप्लेन किया है। एक्यूट पावर शॉर्टेज को ध्यान दीजिए बताया है कि 100 मिलियन यूनिट से भी ज्यादा, यही तो एक्यूट है। एक्यूट पावर शॉर्टेज कितना को बोला है? 100 मिलियन यूनिट्स। ठीक है, तो डी के बाद हमारा क्या होगा? बी होगा। डी के बाद बी। अरे भाई जिस चीज का आप चर्चा किए हैं उसको एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो एक्सप्लेनेशन किस में दे रहा है? बी में दे रहा है। तो डी के बाद क्या हो गया? बी हो गया। और अब कह रहा है कि जो 100 मिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी का शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, ऐसा शॉर्टेज प्रत्येक साल हो रहा है। सी में है, सी में है। और फिर ये में कह रहा है कि वेरियस मेजर्स होने के बावजूद भारत इस प्रॉब्लम से निपटने में सफल नहीं हो पा रहा है। ए है, ए। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो गया मेरे भाई? थर्ड। कमेंट करके बताइएगा कि आपका सही था कि नहीं। ये देखोगे, ये हमको चेंज करना है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो ये हैव हो गया और ये हमारा V3 हो गया। तो मैं आपको बताया हूं कि V3 का पैसिव, इसे मैं इरेज करता हूं। मैं बताया हूं कि V3 का पैसिव होता है बीन प्लस V3, नोट कर लेना मेरे भाई। और अभी मैं बताया था V2 का पैसिव होता है वाज वर V3, वाज वर V3। V2 को ब्रेक भी कर सकते हैं इंटरागेटिव में डीड प्लस V1 में, डीड प्लस V1 में। तो अब देखिए कौन कौन सा चलते हैं। बीन प्लस V3 कहाँ है? सब में है नहीं, यहाँ पे नहीं है। हैड कहाँ से आ गया? हैव है तो हैज है भी रहेगा। अब देखोगे यहाँ पे डेवलप्ड के साथ ऑब्जेक्ट कौन था?
तो द न्यू बैलिस्टिक मिसाइल, ए हमारा ऑब्जेक्ट था, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट ही पहले आता है, तो ये मिसाइल क्या है, मिसाइल हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, तो ए वाला मैंने कट करा था, मिसाइल के साथ आप हैव नहीं लगा सकते, ये हो गया, तो सही आंसर कौन सा, थर्ड। आगे देखो, अ सर्वेंट एट रेस्टोरेंट आफ्टर स्कूल आवर्स ही वर्क्स एज अ सर्वेंट एट रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में जो बाबू सर्वेंट होता है जो सर्व करता है भोजन आदि को, उसको वेटर बोलते हैं, वेटर। ये मजा रहा होगा, बेटर का स्पेलिंग ये रॉन्ग है भाई, वेटर ये होगा। ये आपका सेफ है, सेफ का मतलब क्या होता है जल्दी से बताओ, सेफ का मीनिंग क्या होता है, सेफ का मीनिंग होता है स्किल्ड प्रोफेशनल, स्किल्ड प्रोफेशनल, प्रोफेशनल कुक, ठीक है, इसको बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। और एक होता है चेफ, चेफ का मतलब होता है कोई चीज को रगड़ कर गर्म करना, ये सारे जानते हो, ठीक है। बैटरी डाउन हो चुका है तो मैं जल्दी से इसे खत्म करूंगा, तो सही आंसर हमारा कौन हो गया, ये आपको स्पेलिंग मिस्टेक में करेगा, वेटर में ओवर नहीं होता, ईयर होता है, बहुत बार गलती करा है भाई। नेक्स्ट, वन हु डील्स इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एग्जाम्पल नाइव्स, तो ध्यान दीजिए छुरी चाकू आदि को बनाकर बेचने वाले को बोलते हैं कटलर, ठीक है, छुरी चाकू आदि को बनाना और बेचना। ग्रेजियर का मतलब क्या होता है, चरवाहा, जो जानवर को पालता है, चराता है। एक होता है ग्लेजियर, ग्लेजियर का मतलब होता है जो खिड़की आदि में कांच का चीज लगाता है, कांच लगाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेजियर, जो खिड़की आदि पर शीशा लगाने का काम करता है, कारीगरी करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लेजियर। और ग्रेजियर का मतलब होता है चरवाहा, जगलर का मतलब होता है जादूगर, क्या, जादूगर, जो ट्रिक दिखाता है, ठीक है, अपने हाथ के सफाई से, अपने हाथ के चतुराई से, उसी वन हु परफॉर्म ट्रिक्स बाय स्लाइट ऑफ हैंड, अपने हाथ की सफाई से, चतुराई से जादू दिखाता है, उसको जगलर बोलते हैं। कैशियर तो बैंक में होता है, तो ये आप जानते हैं। नेक्स्ट, टॉलरेबल का मतलब होता है सहनीय, इसका एंटो बोल रहा है। अनडिनाइबल, जिसको आप खंडन नहीं कर सकते। अनवर्दी, जो योग्य नहीं है। अप्रूव्ड और अनएक्सेप्टेबल। टॉलरेबल मतलब हो गया सहनीय, जिसको सहा जा सकता है, जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, सहनीय। जिसको सहा नहीं जा सकता है, जिसको स्वीकारा नहीं जा सकता है, अनएक्सेप्टेबल, एंटो हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली, फैशनेबल, रेम्युनरेटिव, ग्रैंजर और क्या हो गया, स्प्लेंडिड, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि क्या हो गया। ग्रैंजर का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग लार्ज एंड इंप्रेसिव, भव्यता, भव्यता या महिमा, द क्वालिटी ऑफ बीइंग लार्ज एंड इंप्रेसिव, ग्रैंजर। स्प्लेंडिड मीन्स भी क्या होता है, भव्य होता है। फैशनेबल तो आप जानते हैं, तो स्पेलिंग, अच्छा इसका स्पेलिंग गलती है, आर ही होता है, रेम्यूनरेशन या रेम्यूनरेटिव भी होता है, यहाँ पे ई होना चाहिए था, ठीक है। तो ये था भाई आज का 25 क्वेश्चंस। मैं सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है, और भी एक्सप्लेन कर सकता था मैं, तो 25 क्वेश्चंस को 3 घंटा तक एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एक एक चीज का मैं पोस्टमार्टम कर सकता हूँ, लेकिन समय का ध्यान रखना पड़ता है। तो एक मेरा छोटा सा प्रयास था, विदाउट पैनल विदाउट बोर्ड में पढ़ाने का कोशिश किया। आप प्रॉपर चेक करके बताइएगा कि टेक्स्ट का क्वालिटी क्या था, वॉइस का क्वालिटी क्या था, और आपको समझ में आया कि नहीं। फिर मैं कंसीडर करूंगा, फिर उसके बाद डिसाइड करूंगा कि इसे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों को जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को भी पंकज इंग्लिश ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।